सभी को नमस्कार। +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आज हम न्यायपालिका का आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और निचली न्यायालयों के क्षेत्राधिकार क्या क्या है, जनहित याचिका क्या है, न्यायाधीशों की प्रमोशन, मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति में कब वरिष्ठता को अनदेखी किया गया। तो इस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा जो हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखिए, जो उसके क्षेत्राधिकार हैं वो 4 तरह के हैं। सबसे पहला मूल क्षेत्राधिकार या मौलिक जिसे हम कहते हैं, फिर न्यायाधीशीय क्षेत्राधिकार, फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, न्यायपालिका। आइए आज हम देखते हैं भारत में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार क्या हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए, सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? इसके सभी फैसले जो भी होंगे अन्य अदालतों को मान्य होते हैं। दूसरा, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। तीसरा, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। चौथा, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय का। देखिए, उच्च न्यायालय जो है वो निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो ऊपर वाली अदालत में अपील कर सकता है, तो उसकी सुनवाई इन्हें करनी पड़ेगी। दूसरा, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तीसरा, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। चौथा, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। मतलब जो उससे नीचे की अदालतें हैं उनके कार्यों की जांच कर सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है। हमने सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं वो जान लिए। अब देखते हैं जिला अदालतें। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करना इनका काम है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। मतलब जिला अदालत से जो नीचे की अदालत है उसमें कोई मुकदमा हार जाता है तो इस पे अपील करता है, तो उस अपील की सुनवाई करते हैं। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देने का अधिकार। अगले है अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय देखिए वो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार कर सकती है। तो देखिए, ये सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत और फिर अधीनस्थ। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका फैसला सबसे निचली अदालतों को मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले उच्च न्यायालय को मानने पड़ेंगे। उच्च न्यायालय के फैसले निचली अदालतों को, जिला अदालतों को, इस तरह से ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कौन किसके क्या काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? ये एक प्रश्न है आपसे। आपकी राय में से निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है? संविधान, पहले से लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत, मीडिया, कानून की परंपराएं, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक आलोचना का भय, कार्यपालिका द्वारा कार्यवाही का भय। आपको इनमें से जो भी सही उत्तर लगे कमेंट बॉक्स में वो लिखना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
चलिए अगला देखिए, क्या आप जानते हैं भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का ढंग क्या होता है? देखिए जैसे सीनियोरिटी नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 और 10। मान लीजिए प्रमोशन हो रही है, जिसका नंबर 1 है सबसे पहले उसे प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 8 9 10। इस तरह से जो प्रमोशंस हैं ऑफिसेज में सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। लेकिन यहाँ न्यायाधीशों के साथ भी यही सेम पैटर्न है। लेकिन सबसे पहले 1973 में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। सबसे पहले 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मतलब देखिए, अगर सीरीज़ ये थी तो इन 3 को क्रॉस करके चौथे को प्रमोशन दी गई थी 1973 में। ठीक है जी। उसके बाद फिर से देखिए 1975 में HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए MH बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ऐसा 2 बार किया गया। ये आपके प्रश्नों का उत्तर भी है MCQ में कि न्यायाधीश में वरिष्ठता परंपरा को कितनी बार तोड़ा गया? तो आपका उत्तर है 2। कब तोड़ा गया? 1973 और 75 में। किस न्यायाधीश को प्रमोट किया गया? 1973 में A.N. रे को और 1975 में MH बेग को। चलिए अब और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास कब किया गया? 1991 में। 1991 में 108 सदस्यों ने संसद के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति B. रामास्वामी पर आरोप था कि उन्होंने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं, कुछ पैसों से संबंधित गड़बड़ी की है। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए 1 वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति V. रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्याधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी कार्यों के लिए प्रयोग करने और संविधान की धज्जियां उड़ाने के कारण नैतिक पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के पक्ष में सदन में मौजूद मतदान करने वालों का 2/3 मत पड़ने जरूरी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन के मतदान में भाग ही नहीं लिया, इसीलिए वो उसे हटा नहीं पाए। देखिए वैसे तो क्या होता है कि अगर कोई न्यायाधीश लग गया तो उससे उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर वो कोई पैसों से संबंधित गड़बड़ी करता है या संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाता है, नैतिक पतन है उसका, पद का गलत प्रयोग कर रहा है, तो उसे हटाया जा सकता है। उसके लिए संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया, जिसे हम महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत से वो पास होना जरूरी है। मान लीजिए हम कहते हैं कि 300 सदस्य हैं कुल संसद में, तो इट मीन्स 200 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि कांग्रेस ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, जिसके कारण 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और उसे हटाया नहीं जा सका। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहली बार न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग कब लाया गया? तो आपका उत्तर है 1991 में, और न्यायाधीश का नाम क्या था? रामास्वामी, V. रामास्वामी।
क्लियर। तो आपके ये 2 प्रश्न और बन गए। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है और क्या कार्य। देखिए 5 तरह के क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहला मौलिक, दूसरा अपीलीय, तीसरा सलाहकारी, चौथा रिट और 5वां विशेषाधिकार। मौलिक क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अपीली क्या कहता है? दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना इसी का काम है। अगला क्या कहता है? सलाहकारी। सलाहकारी ये कहता है कि जनहित के मामलों में तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है तो इसे सलाह देनी पड़ेगी। रिट क्या कहती है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, इसे जारी करने का अधिकार है। जो कि आप जब हम मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है वो ये है। उसके अलावा देखिए इसे विशेषाधिकार हैं कि भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील की सुनवाई करने की शक्ति इसके पास है। ठीक है जी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अब हम देख लेते हैं उसका सबसे पहला मूल क्षेत्राधिकार क्या है। देखिए एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद की विभिन्न इकाइयों के बीच में विवादों का फैसला करता है। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी बात पर विवाद है तो उसका फैसला ये करता है। जैसे कि हमारे भारत के कई राज्यों में जल विवाद चल रहा है, पंजाब और हरियाणा में, तो इस तरह के फैसलों पर निर्णय देना इसका काम है। अगला देखते हैं न्यायाधीश अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा जैसे आदि पर आदेश जारी कर सकता है या विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ये इसका अधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? किसी मामले में कोई निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर अपील कर सकता है उस फैसले के खिलाफ। तो 4 शीर्षक में आते हैं। सबसे पहला संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इनकी सुनवाई भी यहाँ हो सकती है। आगे चलते हैं सलाहकार। अभी हमने जाना कि राष्ट्रपति किसी मामले पर सलाह मांगे तो इन्हें सलाह देनी पड़ेगी। जनहित याचिका देखिए क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए जनहित याचिका क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उस सब के बारे में अब हम जानेंगे। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जाता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है कि अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर ही वो न्यायालय जाता है। लेकिन 1979 में इसमें बदलाव आया। 1907 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई की जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उसे उनकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया था। जनहित याचिका क्या है? देखिए आप दूसरों की भलाई के लिए कोई मुकदमा कर रहे हैं तो वो जनहित याचिका है। तो ऐसा एक मामला हुआ था कि सर्वोच्च काफ़ी कैदियों को छुड़वाने के लिए जो मीडिया के लोग थे उन्होंने न्यायालय में अपील की थी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उसमें दखल दिया और उन लोगों को मुक्त करवाया था। तो ये जनहित याचिका है। देखिए इससे क्या फ़ायदा है? देखिए जो गरीब हैं उनके अधिकारों की रक्षा होती है। जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दे पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की जाती है। जनहित याचिका जो है न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। देखिए 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबर छपी।
बिहार की जेल में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें उन्हें सज़ा हो जाती तो इतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जाते। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने याचिका दायर की। न्यायालय में मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे को हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आप जो जनहित मुकदमा था वो 1979 में है, फिर उसके बाद 1980 में दूसरा, कि तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया। न्यायाधीश ने उससे याचिका मान लिया और न्यायालय के पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये 2 मुकदमे थे। अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड हैं यहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।